उसके बाद क्या होता है आपके पास प्लेस आ जाती है। प्लेस के अंदर क्या आ जाता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल आ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल के बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल के बाद हम लोग ये कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो है ना दराज है। और दराज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जो है ना रीजनल वेयर हाउसेस की जरूरत होती है। अगर आपके एरिया में दराज ना होना, तो वो 2 दिन के अंदर या एक वीक के अंदर या अंदर जो है ना आपको नहीं पहुंचा सकेंगे माल। ठीक है, तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बेहतर जरूरत होती है। इसके अलावा लोकेशन भी आपकी ऑप्टिमल होनी चाहिए। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन में बात करने अब बहुत कुछ होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग ने बात कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक हम किस पे बात कर ली है, प्राइसेस के ऊपर बात कर ली, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के ऊपर बात कर ली, मार्केटिंग मिक्स के बात ऊपर बात कर ली। अच्छा जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है ना रिसेंटली एक टेस्ट किया गया है, वो जरा मैं लिख के बता दूं आपको। अच्छा, उससे पहले मैं देख लूं यार रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। हाँ, हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया था, हाउ मार्केटिंग मेक्स इज यूज टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? पहले आपका जो है इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर ग्रोथ का स्टेज होता है, फिर मैच्योर, सैचुरेशन और फिर डिक्लाइन। आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ ना चला जाए, आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू कमाता रहे, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसी कौन सी मार्केटिंग मिक्स जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसमें ये बात कर सकते हो कि हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा जैसे अभी जो है ना सेलेंटी की जो है ना प्रमोशन चल रही है। सेलेंटी की प्रमोशन ये चल रही है कि भाई आप सेलेंटी चिप्स खोलें और अंदर से जो है ना आपको सुपर हीरो के स्टिकर्स मिलेंगे। या आपने मल्टीपल जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोशन देखी होंगी, जिसमें होता है कि भाई बाय वन गेट वन फ्री होता है, बोगॉफ का ऑफर लगी हुई होती है। ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये प्रमोशन के जरिए अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ा रहे होते हैं। बीच में क्या हुआ था, कोको कोला वाले ने क्या करा था, अपने ढक्कन पे जो है ना स्क्रैच करके जो है ना आप गाड़ी जीत सकते हैं। इसके अलावा क्या हुआ था, अभी रिसेंटली सर्विस सेक्टर में जो बात कर रहा हूँ, बाइक या सर्विस जो है, उन लोग ने क्या करा था, अगर आप जो है ना 7 से 8 राइड लेते हैं दिन के अंदर, या 4 से 5 राइड लेते हैं, तो आपको हम लोग लकी ड्रॉ के अंदर डाल देंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अपग्रेड करके अपनी जो है ना प्रमोशन को अपग्रेड करके ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और अपनी सेल्स को क्या कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूली क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूली ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास जो पेपर के अंदर आ सकता है, वो आपके पास डिफरेंट आपकी जो है ना ट्रेनिंग के मेथड भी आ सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग के मेथड जो आ सकते हैं वो आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ सकता है एक तो, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के एडवांटेजेस आ सकते हैं ऑन द जॉब, और आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के एडवांटेजेस आ सकते हैं। अच्छा जी, इन दोनों ट्रेनिंग के ऊपर से मैं जो है डिस्कस करूंगा, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है भाई, जब आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है ना ट्रेनिंग दी जाए। इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपको जो है ना टाइम भी वेस्ट नहीं होता आपका। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा आपकी कॉस्ट भी नहीं लगती, कॉस्ट भी बच जाती है। तो ओवरऑल जो है ना एम्प्लॉयर को फायदा होता है। और क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्रिएट नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या, अगर लेट सपोज इसको हम लोग बाहर भेज देते तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम थोड़ी ना करता। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये फायदा है कि वो काम भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी हासिल कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट भी हो सकता है। इंडक्शन ट्रेनिंग बेसिकली कब दी जाती है, जब एक नया बंदा आया होता है और उसको हम लोग शुरुआत में बता रहे होते हैं कि भाई ये आपकी डेस्क है, ठीक है, ये आपके सबऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसको जो है ना आप जो है ना क्या करोगे, लेट सपोज आप इनको जो है ना रिपोर्ट करोगे, या आपको जो है ना अपनी रिस्पॉन्स आप जो है ना इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि अकाउंटेबल हो, मतलब जो भी जवाब दे होगा आप इनको दोगे। लेट सपोज आपके मैनेजर ने जो है ना आपको काम दिया है, ठीक है, लेट सपोज कि मुझे जो है ना मुझे जो है ना लेट सपोज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दो, ठीक है। अब अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हो, तो आपको जवाब देना होगा अपने मैनेजर को, तो वो भी हम लोग क्लियर करते हैं। इसके अलावा हमारा बिजनेस जो है ना इन फ्यूचर में क्या सोच रहा है, वो सारी सारी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉय का एटलीस्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव और क्लियर विजन हो जाए कि हम लोग किस तरफ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय भी खुद मोटिवेट होता है। क्योंकि जब हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि अचीव क्या करना चाहते हैं, तो हर एम्प्लॉय जो है ना उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वापसी जो है बेहतर प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, याद रखिएगा, मुझे जो लग रहा है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर भी थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे होगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर मैंने प्रीवियस क्लास जो
लास्ट मिनट रिवीजन वेरिएंट 12 का था, उसके अंदर भी डिस्कस करा था। ठीक है, मगर यहाँ पे ज्यादा नहीं करूंगा, जो मुझे लग रहे हैं उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो आ सकता है वो आपका हायर परचेज आ सकता है। ठीक है, हायर परचेज आ सकता है। इसके अलावा आपका बैंक लोन शायद आ जाए। ठीक है, बैंक लोन, लेट सपोज वो बोल दे कि भाई हम लोग जो है ना एक बिजनेस है, ठीक है, हम लोग को नया, हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है तो हमारे को एक नई मशीनरी की जरूरत है। नई मशीनरी की जरूरत है तो हम लोग दो चीजें सोच रहे हैं, एक हायर परचेज या बैंक लोन, या हम लोग जो है ना एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग शेयर इशू कर देंगे। तो इन सब के फवायद भी होते हैं और इन सब के नुकसान भी होते हैं। हायर परचेज कुछ नहीं होता बेसिकली। आप क्या करते हो, आपकी जेब में जो है ना लेट सपोज $10,000 है। ठीक है, आपकी जेब में कितने डॉलर है, $10,000 है, और आपको मशीनरी परचेज करनी है। आपको मशीनरी परचेज करनी है और मशीनरी की जो प्राइस है वो भी लेट सपोज $10,000 है। तो एक पागल और बेवकूफ इंसान क्या होगा, पूरे के पूरे $10,000 लगा देगा और मशीनरी खरीद के आ जाएगा। भाई क्या आप पागल हो गए हो क्या? आपके जेब में कुछ पैसे ही नहीं बचेगा। जब पैसा नहीं बचेगा तो किसका प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको कैश फ्लो के प्रॉब्लम आ जाएंगे भाई। क्या पागल हो? आपका ऑपरेशन रुक सकता है यार। आपका क्या हो सकता है, ऑपरेशन रुक सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेशन आपका हॉल्ट हो सकता है। तो बेहतर ऑप्शन क्या होता है, वो होती है हायर परचेज। हायर परचेज वाला क्या बोलता है कि भाई मुझे एक डाउन पेमेंट दे दो। ठीक है, डाउन पेमेंट दे दो, और डाउन पेमेंट के साथ साथ जो है ना आप मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे पे करते रहो, और ऐसे ऐसे करके जो है ना आपको क्या हो जाएगा, ओवरऑल काम हो जाएगा। अच्छा, उसने बोला है भाई मुझे डाउन पेमेंट लेट सपोज $1,000 दे दो। ठीक है, $1,000 आप मुझे दे दो डाउन पेमेंट, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ना आपकी $500 है। ठीक है, क्या है, $500 है। तो इन टोटल अभी मेरी जेब में से कितने बाहर जाएंगे, अगर मैं हायर परचेज करता हूँ, ये वाली हायर परचेज करता हूँ, तो मेरी जेब में से कितने पैसे जाएंगे बाहर, अगर आप बता सके तो। जी भाई, कितने पैसे जाएंगे मेरी जेब में से? जी सर। मेरी जेब में से कितने पैसे जाएंगे अगर मैं हायर परचेज करता हूँ तो? उसका वो मंथली इंस्टॉलमेंट करेंगे तो से 11,000 जाएंगे हमारे। हैं, भाईजान आप जो है डाउन पेमेंट दे रहे हो $1,000 का। ठीक है, और सही। $500 की मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। तो अभी आपने खड़े खड़े कितने पैसे दे दोगे, $1,500 दे दोगे भाई। पहले आपको कितने देने पड़ रहे थे अगर डायरेक्ट मशीनरी परचेज सर। करते थे? इसे हम लोग कहते हैं आउटराइट परचेज। मुंह उठा के पूरे के पूरे पैसे दो, आउटराइट परचेज जैसे हम कहते हैं। उस वक्त $10,000 लग रहे थे, अभी कितने लग रहे हैं, $1,500 लग रहे हैं। तो ये तो बेहतर ऑप्शन है ना भाई, कि आपका कैश फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और हर 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 अभी जो है ना इनिशियली आपको $1,500 देने हैं, और हर महीने आपको 500 करके चुका देने हैं। मगर इसका नुकसान भी ये होता है, नुकसान क्या होता है कि भाई ये कॉस्टली होता है। ठीक है, कैसे कॉस्टली होता है, अगर मार्केट में $10,000 की मशीनरी पड़ी हुई है तो हायर परचेज वाले आपको $15,000 की मशीनरी बेचेंगे। इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा मगर 15,000 की है, क्योंकि आपका हायर परचेज वाला जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है, इस प्रॉफिट के ऊपर तो चल रहा है जो कि वो एडिशनल कमाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन आसान है, कुछ नहीं होता, आपको कोलेटरल प्रोवाइड करना पड़ता है, फास्ट अरेंजमेंट हो जाती है, मगर पेपर वर्क ज्यादा होता है। अगर सोल ट्रेडर है तो उसको ज्यादा इशू हो गए। अच्छा, शेयर इशू के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शेयर इशू क्या होता है कि जब आपकी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड होती है, जब आपकी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो वो क्या कर सकती है, अपने, अगर प्राइवेट है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वो शेयर इशू कर सकती है, और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो क्या कर सकती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या कर सकती है, अपने इशू कर सकती है शेयर्स को। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया है। इसके अलावा क्या होता है, ये इन पैसों को जो भी ये शेयर इशू के जरिए जो है ना पैसा रेस करते हैं वो वापसी आपको पे ऑफ नहीं करना पड़ता। अब आपके ऊपर है कि आप डिविडेंड पे ऑफ करो नहीं करो, वो आपके ऊपर होता है, फिक्स नहीं होता। जैसे बैंक लोन के अंदर फिक्स्ड होता है कि आपको इंटरेस्ट पे ऑफ तो करना ही करना है, वैसे आपको इशू ऑफ शेयर्स के अंदर डिविडेंड पे करना नहीं होता अगर आप लॉस के अंदर हो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो ऑब्वियस बात है कि आपको डिविडेंड पे ऑफ करना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप जो है ना एक और चीज भी जो है ना रिवाइज कर लीजिएगा, वो कौन सी चीज है, वो आपके हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है, क्यों समझ रहा है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाती है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है आपके पास, बैच प्रोडक्ट, ओ सॉरी, जॉब प्रोडक्शन आ जाती है आपके पास। ठीक है, जॉब प्रोडक्शन के अलावा आपके पास कौन सी आ जाती है, बैच प्रोडक्शन आ जाती है। और बैच प्रोडक्शन के अलावा आपके पास क्या आ जाती है, फ्लो प्रोडक्शन आ जाती है। फ्लो प्रोडक्शन के अलावा आपके पास क्या आ जाती है, मास कस्टमाइजेशन आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, जॉब प्रोडक्शन क्या होती है,
प्योरली लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर से काम करते हो, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवा सकते हो। कस्टमाइज प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो कस्टमर की जो नीड्स होती हैं वो भी आप जो है ना आप जो है ना सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आपके पास कस्टमर आता है वो बोलता है कि भाई मुझे लाल कलर चाहिए, और लाल कलर के साथ साथ जो है ना स्टार बनाना चाहिए, जो अभी रिसेंट केस स्टडी पढ़ा था यार, जो आपका जो और वो था यार, टॉमस बिजनेस था। टॉमस क्या करता था, जॉब प्रोडक्शन कर रहा था सारा, मशीनरी थी साथ में, मगर वो क्या करता था, आपको जो है ना अलाउ करता था अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करवानी है तो पॉसिबल थी। जैसे कि जो उसका जो कस्टमर था उसने क्या बोला था, स्मॉल स्टार लगा, तो आप लगा दोगे। तो जब कस्टमर की नीड्स को आप सेटिस्फाई करोगे तो कस्टमर खुश हो जाएगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो आपका पूरी चीज चलना स्टार्ट हो जाती है। बैच प्रोडक्शन क्या होता है, बैच प्रोडक्शन के अंदर आपका सेमी ऑटोमेटिक होता है। सेमी ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपका लेबर भी है, आपका कैपिटल इंटेंसिव भी है, मगर बैच प्रोडक्शन के अंदर रिलेटिवली जॉब प्रोडक्शन आपकी जो है लेबर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। आपको जो है ना इतनी ज्यादा वेजेस के ऊपर पैसा नहीं जा रहा होता, आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, और अच्छी बात होती है कि आप जो है ना डिमांड को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। अच्छा, जॉब प्रोडक्शन का एक और फायदा ये होता है कि अगर आप डायनेमिक मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वापसी बोलता हूँ, जॉब प्रोडक्शन का एक और फायदा होता है अगर आप डायनेमिक मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। डायनेमिक मार्केट का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जब वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो जॉब प्रोडक्शन का फायदा ये होता है कि आपके पास कोई इन्वेंट्री पाइल अप नहीं होती, ठीक है ना, आपके पास रॉ मटेरियल पाइल अप होते हैं। जैसे ऑर्डर आता है आप प्रोडक्ट बना के दे देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिमांड चेंज होती है ना, कि भाई अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को जो है ना लेट सपोज पेन जो है ना ब्लू कलर की नहीं चाहिए, ब्लू कलर की पेन की डिमांड खत्म होगी, अब रेड कलर की आ गई है। तो जॉब प्रोडक्शन में हूं मैं ना मेरे पास इन्वेंट्री है ना मेरे पास रॉ मटेरियल है, मैं क्या करूंगा, इन रॉ मटेरियल रेड पेन का मंगवाऊंगा, बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। इसके बाद आपके पास फ्लो प्रोडक्शन आ जाता है। फ्लो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, पूरी क्यों ना आपका कैपिटल इंटेंसिव होता है, और कैपिटल इंटेंसिव के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। 24 घंटे आपकी मशीन नहीं चलती रहती, जब 24 घंटे आपकी मशीन नहीं चलती रहती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाता है, जब वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके कैपिटल इंटेंसिव का फायदा क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव का एक और फायदा ये होता है कि आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनते हैं। जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनते हैं तो आपने जो कस्टमर के दिमाग के अंदर जो परसेप्शन बिल्ड करी हुई है वो आप क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। आपने बोला था भाई मेरा प्रोडक्ट जो है ना परफेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, परफेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा, और मशीनरी आपको हेल्प करती है परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में। मास कस्टमाइजेशन क्या होता है, फ्लो प्रोडक्शन का एडवांस वर्जन होता है। आपका मास कस्टमाइजेशन के अंदर फ्लो प्रोडक्शन ही चल रहा होता है, मगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहे होते हो। लेट सपोज मैंने बोला भाई मैं सिटी बना रहा हूँ, ठीक है, होंडा सिटी में बना रहा हूँ। होंडा सिटी के अंदर एक बंदा आया, उसने बोला यार मुझे जो है ना टाइप आर जो है ना गाड़ी चाहिए, मतलब कि रेसिंग टाइप की गाड़ी चाहिए, मतलब स्पॉयलर चाहिए और एग्जॉस्ट चाहिए, ये सारी चीजें। तो होंडा वाले बोलेंगे ओके डन है, क्योंकि होंडा वाले या जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले जो वो होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो मास कस्टमाइजेशन के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अगर आप कोई करवाना चाहे मास कस्टमाइजेशन तो पॉसिबल होती है। मास कस्टमाइजेशन की एक और भी एग्जांपल होती है कि कलर, ठीक है, आपने बोला मुझे ब्लैक चाहिए, दूसरे कस्टमर ने बोला मुझे ब्लू चाहिए, तीसरे ने बोला मुझे जो है ना पिंक कलर चाहिए, चौथे ने बोला मुझे जो है ना नारंगी कलर चाहिए, ऑरेंज कलर चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है, सारे वो कलर करके दे सकते हैं, इसको हम लोग मास कस्टमाइजेशन में डालते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपके जो है ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी पूछ सकता है, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आपके पॉसिबल हैं, ठीक है, जरा देख लीजिएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आ सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता क्या है वो जान ले पहले। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये होता है कि हमारा एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि मेरा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो ऐसे क्या चेक कर सकता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म कितनी दफा हो रही है, ठीक है, कितनी दफा जो है ना मेरा एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, ठीक है, इससे आपको परफॉर्मेंस पता चल जाती है। अगर एक एम्प्लॉय है बहुत दफा छुट्टियां कर रहा है, छुट्टियां 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 छुट्टियां, इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी पता चलता है कि अगर वो छुट्टियां ज्यादा कर रहा है तो उसकी मोटिवेशन लो होगी। इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी चेक करता हूँ कि प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है भाई इसकी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब प्रोडक्टिविटी लो है तो बुरा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो है ना मैं इसकी कस्टमर जो है ना सर्विस भी देखता हूँ, कस्टमर सर्विस या कस्टमर फीडबैक भी देखता हूँ मैं। कस्टमर फीडबैक से मुझे ये पता चलता है कि कैसा काम कर रहा है। अगर एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल आ गई और उसमें बोला कि भाई कस्टमर फीडबैक जो है ना, लेट सपोज कस्टमर फीडबैक तो आपको पता होगा हर रेस्टोरेंट में, जब आप खाना खा लेते हो तो वो एक वेटर आता है खुशी के साथ साथ, आपको पेन देता है, आपको एक कागज देता है, और उसके अंदर जो है ना एक फॉर्म बना हुआ होता है, उसके अंदर आप फीडबैक भरते हो।
अब क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट वाले देखेंगे कि यार ये अगर एक शकील बंदा है तो उसकी कस्टमर फीडबैक कैसे है, क्या हमारे वेटर ने अच्छा सा ट्रीट किया है नहीं करा है। अगर वो बहुत ज्यादा लड़ता रहता है कस्टमर के साथ तो क्या किया जाएगा, उसको वार्न किया जाएगा, वापसी जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स में डाल सकते हैं। तो इन बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय को देख सकते हो क्या वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा आप एक दफा ये भी देख लीजिएगा यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जरा सा जो है ना एक दफा नजर घुमा के जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना एक्सप्लेन के अंदर शायद आ सकता है, और शायद 3 मार्कर आ सकता है, ठीक है, शायद मैं बोल रहा हूँ। और गैस पेपर हमेशा एक दिन पहले इसके लिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बता दी जाए कि गैस पेपर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, इसके लिए पूरा साल उसी के ऊपर ही मेहनत की जाती है। गैस पेपर तो एक ऐसा जो है ना रिविजन होता है और आपकी खुशी के लिए होता है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो है ना बेटा आपके पास लीडरशिप स्टाइल भी आ सकता है, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल अभी तक उसने बहुत अरसे तक चेक नहीं करा है, तो लीडरशिप स्टाइल भी आपका आ सकता है, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल में क्या क्या आ सकता है आपका, वही वाला भाई ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आ सकता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो सकता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो सकता है, डेमोक्रेटिक, और एक होता है लेजस्फियर आपका होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, और एक आपके पास लेजस्फियर आपके पास एक आपका जो है ना लीडरशिप स्टाइल होता है। इसके ऊपर डिस्कशन आपको आनी चाहिए, एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा मोटिवेशन थ्योरीज तो हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ है मेरे पास कैलकुलेशन के लिहाज से, वो मैं जो है ना एक दफा आप लोग को करवा दूं, शायद जो है ना शायद टेस्ट कर ले वो, ठीक है। वो है मई जून का पेपर, ठीक है, वो मई जून 2023 का पेपर है, वेरिएंट 22। अगर कोई क्लास ले रहा है तो उसको मैं दिखा देता हूँ, वरना जो है ना आपको जो है ना स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। के बाद जो है आपके पास कुछ मोटिवेशन थ्योरिस्ट आते हैं, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरिस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं एक दफा रिवाइज करवाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको। सबसे पहले जो आपके पास आते हैं वो एल्टन मायो साहब आते हैं। एल्टन मायो साहब ने जो है ना कौन सी थ्योरी निकाली थी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज निकाली थी। आप एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, ये इतनी कोई खास थ्योरी है नहीं। इसके अलावा एक और थ्योरी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी थी आपकी, फ्रेडरिक हेसबर्ग की थी, ठीक है। फ्रेडरिक हेसबर्ग ने जो है कौन सी थ्योरी निकाली थी आपकी, टू फैक्टर थ्योरी निकाली थी। टू फैक्टर थ्योरी के अंदर इससे दो चीजें पेश करी थी कि एक एम्प्लॉयज को एटलीस्ट ये फैक्टर्स तो मिलने चाहिए हैं। अब कौन से फैक्टर थे उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर थे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला जो फैक्टर था वो आपका हाइजीन फैक्टर था। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉर्मल पार्ट ऑफ द जॉब होते हैं, कि यार एटलीस्ट ये तो मिलना चाहिए एम्प्लॉयज को, यार एटलीस्ट ये तो मिलना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये तो आपको मिलना चाहिए, जैसे कि सैलरी ऑन टाइम, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगी तो जो है ना एम्प्लॉय तो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी ऑन टाइम आपको मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक और भी है कि एडमिन सपोर्ट मिलनी चाहिए। एडमिन सपोर्ट, लेट सपोज मैं जो है ना एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, ठीक है, या मैं जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, मैं जो है ना काम कर रहा हूँ, लैपटॉप अचानक से अटक गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, एडमिन के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये लैपटॉप देखो यार खराब हो गया है, कुछ मसला हो गया है, इसको देखो यार। अगर एडमिन सपोर्ट ही नहीं होगी तो आपका काम अटक जाएगा, जिसकी वजह से मैनेजर फिर आपको चलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना लेट सपोज हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट जो है ना कंपनी की पॉलिसी अच्छी खासी बनी हुई होनी चाहिए, कि एम्प्लॉय को एटलीस्ट पता तो हो कि वो कैसे ट्रीट करना है, किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे। इसके अलावा रिलेशन विद एम्प्लॉयज भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं कि एटलीस्ट ये तो मिलने ही चाहिए एम्प्लॉय को, वरना क्या हो जाता है, मसला वर्किंग खड़ा हो। कंडीशंस की, जी, सर जो जो उसकी वर्किंग कंडीशंस हैं वो एम्प्लॉय बिल्कुल की। बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है, वर्किंग कंडीशन भी आपके हाइजीन फैक्टर में होते हैं। तो हाइजीन फैक्टर में लिख लीजिएगा, दीज आर द नॉर्मल पार्ट, these are the normal part of the job and must be provided to employees to prevent prevent dissatisfaction, ठीक है। ये हमारा फ्रेडरिक एसबर्ग का पहला जो है ना फैक्टर था, ठीक है, हाइजीन फैक्टर उसका पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या था कि अगर वो ना भी मिले ना, अगर वो ना भी मिले, वो कौन सा फैक्टर था, मोटिवेशन, आपका जो है ना मोटिवेशन फैक्टर था। मोटिवेशन फैक्टर ये होता है कि अगर ना भी मिले ना चलो चलता है, मगर हाइजीन फैक्टर मिलना चाहिए भाई, सैलरी ऑन टाइम होनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन अगर फैक्टर अगर आपको ना भी मिले ना तो वो चलता है, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा, दीज आर द फैक्टर, these are the factors which keeps the things normal if they are not regularly provided, but will motivate but will motivate an individual when offered।
अगर ना भी मिले ना तो चलता है, और अगर मिल जाता है तो एम्प्लॉय क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये होती है कि आपको बोनस मिल जाए, ठीक है, बोनस के साथ साथ आपको सैलरी का इंक्रीमेंट मिल जाए, सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए। इसके अलावा आपको प्रमोशन होती हैं, ठीक है, प्रमोशन के साथ, प्रमोशन मतलब कि आपकी जो है ना जॉब की अप्रेजल्स होती हैं। इसके अलावा आपको अवार्ड्स मिल जाएं, ठीक है, अवार्ड्स मिल जाएं, इसके अलावा आपको अप्रिसिएशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी। इसके अलावा आपके पास जो है ना अ, एक और भी थ्योरी थी, विक्टर ब्रूम की थी। इसके अलावा फेडरिक विंस्लो टेलर की थी, मतलब कि FW टेलर जैसे हम कहते हैं। ये सारी आपके पास थ्योरी मौजूद थी। क्या भाई आपके पास कॉपी हो गया है? तो हम लोग लास्ट चीज की तरफ बढ़े। सर एक मिनट। अच्छा जी, एक जो है ना आपके पास पास पेपर है मेचूर 2023 का, वेरिएंट 22 का। अच्छा, अगर आपके पास कोई अकाउंट का बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं, खैर आपने अगर रिवीजन किया हुआ है, मेरे साथ क्लास के अंदर किया हुआ है, तो आपके लिए आसान होगा और कोई मुश्किल नहीं। हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, अगस्त का नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। क्या आपको पता है कि नेट कैश फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है? जी भाई, पता है कैश फ्लो आपको? को कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। यार ये तो आसान है ना, नेट कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। जाओ बताओ, करके दिखाओ, कैलकुलेटर में डालो इस वैल्यू को। इनफ्लो कितना आ रहा है अगस्त के अंदर? 39 का आ रहा है, ठीक है, 39,000 का आ रहा है। जाओ माइनस करो उसको आउटफ्लो से, आउटफ्लो कितना आ रहा है? 72,000 आ रहा है। बताना कितना आ रहा है यार, कैलकुलेटर उठा के बताना। कर रहे हो? सर एक मिनट। मैं कर देता हूँ। 39 माइनस 72, तो आपके पास कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? थर्टी माइनस थ्री 33 आ रहा है, और ये -33 आ रहा है, क्योंकि आपके इनफ्लो सिर्फ 39,000 हो रहे हैं, मगर आउटफ्लो कितने हो रहे हैं? 72,000 हो रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपके पास नेट कैश फ्लो आ रहा है -33,000, ठीक है, -33,000। और हमें ये पता है कि अगर आपका जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस, जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस अगस्त का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ओपनिंग में जाएगा। गुड। आपका जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 81,000, तो हमारे अगस्त का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और वो भी क्या है? नेगेटिव के अंदर है, ठीक है, वो भी क्या है? नेगेटिव के अंदर है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास टोटल कितना हो एक सौ जाएगा? चौदह है। 114। सर गुड। क्लोजिंग बैलेंस हो गया 114। ओके, गुड है बेटा, 114 हो जाएगा। तो क्या इतना क्लियर हो गया है आपको? वो याद आ गया मुझे, वो क्या वो अकाउंट्स का।